हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस चैनल में हम आपको बेसिकली जो भी नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट है और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशंस का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सब इस वीडियो में हम आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल एक रिवीजन करने वाले हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या आता है टॉपिक्स। और एज अ आप रिवीजन सेशन इसको ले सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम है विद इन मंथ या विद इन वीक, तो आप इसको एज अ रिवीजन सेशन के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने जो फर्स्ट यूनिट है अपनी उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस आता है कि डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इन तीनों शब्दों का पहले मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी से। तो जैसे कि आपको पता होगा कम्युनिटी का मतलब क्या है। तो कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ पीपल है। मतलब इसमें क्या है कि आसपास के लोग जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वही जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी सेम फीलिंग है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, अपना कम्युनिटी कहलाता है। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और एनी इन्फॉर्मिटी। मतलब क्या हुआ, हेल्थ एक ऐसी बॉडी की अवस्था है, एक स्टेट है जिसके अंदर बॉडी फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी बंदा फिट है एंड सोशली स्पिरिचुअली भी वो हेल्थी है। तो उसको अपने कंप्लीट हेल्थ बोलते हैं। फिर कम्युनिटी हेल्थ क्या है? कई बार डिफाइनेशन में ये पूछ लिया जाता है कि कम्युनिटी हेल्थ को डिफाइन करो। तो सिंपल सा मीनिंग है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो एक कम्युनिटी है, पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो हेल्थ है उसी को अपने कम्युनिटी हेल्थ बोलेंगे। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या मतलब हुआ कि एज अ नर्स अपने कम्युनिटी के हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मीनिंग हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपना मेन गोल रहता है प्रिवेंशन पे। फिर उसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन एंड क्यूरेटिव, मतलब कोई डिजीज़ अगर हो गई है तो उसको क्योर करना। नेक्स्ट सर्विस है रिहेबिलिटेशन, यानी कि अब उसको क्योर तो नहीं किया जा सकता परमानेंटली, लेकिन नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ में उसको लेके आना, ये काम होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेनली। अब आते हैं अपना कि एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या अपने उद्देश्य हैं। तो मेनली अपना काम होता है एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अवेयरनेस का, कि जिस कम्युनिटी में अगर ड्यूटी लगी है उस कम्युनिटी में लोग जो हैं उनको डिजीज़ के बारे में, उनको हेल्थ से रिलेटेड अपने को अवेयर करवाना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो प्रिंसिपल में बेसिकली यही है कि अपने जिस कम्युनिटी में अपने ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे कैसे लोगों की हेल्थ को प्रमोट किया जाए, डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाए या उनको रिहेबिलिटेट सर्विस दी जाए, उनको अच्छे से अच्छी केयर कैसे दी जाए, बिना भेदभाव के उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और सभी को समान समझा जाए। यही प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ है। यानी कि सभी लोगों को एक सर्विस देना, सभी लोगों को बिना उनके किसी भी रंग मत भेदभाव, बिना कम्युनिटी, बिना उसके रिलीजन को देखे हुए उन लोगों की सेवा करना ही कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल है। नेक्स्ट आता है हेल्थ डायमेंशंस। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो हेल्थ डायमेंशंस क्या है, यानी कि हेल्थ के क्या क्या पैरामीटर्स है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहला डायमेंशन आता है हेल्थ का फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो आप हर कोई समझते हो, नॉर्मली अपने हेल्थी उसी को बोलते हैं जो बंदा फिजिकली फिट होता है। फिजिकली फिट होने का मतलब ये है कि जितना भी उसको डेली रिक्वायरमेंट का वर्क है वो बिना किसी दिक्कत के अपना काम कर पा रहा है, फिजिकली वो एबल है, तो उसको फिजिकली फिट बोलेंगे। देन आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होती है? जो अपना माइंड है वो कैसे वर्क कर रहा है, चाहे अपने फिजिकली कितने स्ट्रोंग हो, लेकिन अगर ये मेंटली वीक हैं या फिर इमोशनली वीक है
तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनको लेके चलना पड़ेगा। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ भी, जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब है कि अपने लोगों के साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं, घुल मिल के रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो वो सारा हमारी सोशल हेल्थ बनाता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब है कि हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारा जो रिलीजन है, उसको हम कितना मानते हैं, कितने अपनी बातों को फॉलो करते हैं, तो वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को बताता है। नेक्स्ट है वोकेशनल। वोकेशन का मतलब अपना जो भी बिजनेस है, जो भी काम अपने कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने कैसे रह रहे हैं। अगर काम अपना अच्छा चलेगा तो अपने पास पैसे आएंगे, इकोनॉमिकल बंदा ग्रो करेगा, उसकी वजह से वो अपना फैमिली में अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ बेसिकली ये जो अपने फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ है, यही कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है। लेकिन कुछ न्यू कंसेप्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार, जिसमें पहला जो कंसेप्ट है वो बायोमेडिकल। बायोमेडिकल जो कंसेप्ट है वो बेस है ऑन द जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी का मतलब है जैसे कि किसी अपने जो डिजीज़ की बात करते हैं, किसी भी इंसान को अगर डिजीज़ होती है तो नॉर्मली वो किसकी वजह से होती है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, इन सब की वजह से, जो कि एज अ मेडिकल, बायोमेडिकल मतलब लिविंग बींग्स की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, जो स्प्रेड हो रही है, इस कंसेप्ट में उसकी बात करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में जो पहला कंसेप्ट है वो बायोमेडिकल, मतलब डिजीज़ की जो वजह है वो क्या है, कोई भी पैथोजन है। नेक्स्ट आता है साइको सोशल कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है, जो अपने इंसान में डिजीज़ होती है वो सिर्फ इसी की वजह से नहीं होती, बल्कि अगर कोई बंदा मेंटली और सोशली इल है, यानी कि वो मेंटली अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा और जो समाज के साथ अच्छे से घुल मिल के नहीं चल रहा, तब भी बंदे की जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। तो ये साइको सोशल कंसेप्ट में अपने पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब है एनवायरनमेंट, यानी कि अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर फ्रेश एयर होगी, फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें फ्रेश होंगी, यानी कि एनवायरनमेंट हेल्थी होगा किसी इंसान का, उसकी हेल्थ भी उतनी हेल्थी होगी। तो ये कंसेप्ट उसकी बात करता है। नेक्स्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक का मतलब है कि कंप्लीट, पूरे तरीके से। अगर एक इंसान उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा है, उसकी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ भी अच्छी है ना, तो इस तरीके से वो एक कंप्लीट हेल्थ को जी सकता है, कंप्लीट अपनी लाइफ को हेल्थी वे से जी सकता है। मतलब कंप्लीट वे से उसका फिजिकली, मेंटली, सोशली वो सभी तरीके से हेल्थी है, तो उसको बोलेंगे होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो ये सारे कंसेप्ट मानते हैं, अलग अलग इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे बायोमेडिकल का मेनली मानना है कि जो बीमारियां होती हैं वो ड्यू टू पैथोजेंस होती हैं, जबकि साइको सोशल कंसेप्ट कहता है कि ये जो बीमारियां हैं, अगर एक इंसान विदाउट उसके जर्म नहीं है, यानी कि इन्वायरमेंट भी सब कुछ सही है, लेकिन वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा किसी के साथ, या मेंटली वो डिप्रेस है, तब भी वो हेल्थी नहीं रह सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है रोल ऑफ नर्स इन अ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। यानी कि एज अ नर्स अपने कम्युनिटी में कैसे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और उस प्रमोट की हुई हेल्थ को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। अगर कोई इंसान हेल्थी है तो वो लाइफ टाइम हेल्थी कैसे रह सकता है, या कोई बीमार है तो उसको अपने कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें मेनली नर्स के क्या क्या रोल आते हैं। तो पहला रोल आता है हेल्थ एजुकेशन में। एज अ नर्स अपने को कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ती है। तो हेल्थ एजुकेशन में मेनली जो भी सीजनल जैसे डिजीज़ आती हैं, तो उनके बारे में जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको कितना पता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आते रहते हैं, तो उनको उनसे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देना, बेसिक हाइजीन के बारे में बात करना, तो ये सारे हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम उनको सिखाते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। एज अ नर्स अपने कम्युनिटी में कैसे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, बाय वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएंगे कम्युनिटी में, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड की एज और मदर का वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर होगा, तो उससे फिर उस कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी।
नेक्स्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में मेनली फोकस किया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर, नर्सिंग मदर्स, मेनली उन्हीं पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है सैनिटेशंस एंड हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान, अगर कम्युनिटी का साफ़ सफाई अच्छे से होगी, कम्युनिटी सही होगी, तभी एज अ नर्स अपने वहाँ पे हेल्थ को प्रमोट और मेंटेन कर पाएंगे। अगर हेल्थी जो आसपास की जो कम्युनिटी है वहाँ पे गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, तो आप हेल्थ को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, तभी अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अगर हर एक इंसान कम्युनिटी का बैलेंस डाइट लेता है तो उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस पूरा रहेगा, यानी कि न्यूट्रिशन के लेवल पे उसको उस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो माल नरिश बच्चे होते हैं जैसे, या फिर पर्टिकुलर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो कमियां नहीं होगी अगर वो वेल बैलेंस डाइट लेंगे। तो इसकी अपने को एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट है कम्युनिटी में डाइट, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, योगा, इन सब से भी आपको पता है कि हमारी जो हेल्थ है वो प्रमोट होती है। नेक्स्ट है हमें सर्वे करना है। सर्वे किसके बेस पे करना है, जो हमें लगता है कि ये बीमारी इस कम्युनिटी में ज़्यादा है या जो दिख रहा है आपको, तो उससे रिलेटेड सर्वे करके बीमारियों का पता लगाना है कम्युनिटी में। इसके अलावा कुछ सरकार के प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसके थ्रू अपने कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, सेकेंड यूनिट। इसमें मेनली क्या किया गया है कि जो हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसकी बात की गई है इस यूनिट में। तो पहला फैक्टर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो हमारे जीन्स है, जो हमारा डीएनए है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है, अगर वो जीन हेल्थी होंगे तो हम हेल्थी रह पाएंगे। गुड जीन मतलब गुड हेल्थ, इसी को बोलते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें गुड जीन को आगे प्रमोट किया जाता था, यानी कि जिसके जीन्स अच्छे हैं वो आगे अगर रिप्रोड्यूस करता है तो उनके जो बच्चे हैं वो भी गुड हेल्थ उनकी होगी। तो ये यूजेनिक्स मूवमेंट थी। नेक्स्ट आता है एज। तो एज भी एक फैक्टर है। एज कैसे फैक्टर है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी हेल्थ ऑटोमेटिकली कम होती है, साथ साथ में डिजीज़ भी बढ़ती जाती है। तो हेल्थ इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजीज़। एज यानी कि एज इंसान की जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो वो जितना ज़्यादा, देखा होगा आपने जो बूढ़े लोग होते हैं उनके मोस्टली कोई ना कोई डिजीज़ होती ही है और साथ में उनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसको आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट फैक्टर आता है लाइफस्टाइल। तो जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, जैसे हमारी हैबिट्स होती हैं, तो बंदा वैसा ही उसका जो है बिहेवियर होता है और वो हेल्दी रहता है। जैसे अगर कोई इंसान भगवत गीता पढ़ता है तो उसकी जो मेंटली हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, अपने आप बंदा मेंटली स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें जो ज्ञान की बातें बताई है उससे बंदे का जो माइंड है वो ठीक रहता है। तो अगर उसकी हैबिट्स होगी अच्छी बुक्स पढ़ने की, तो अपने आप ही वो मेंटली हेल्थी रहेगा, अच्छे लोगों से मिलना, डाइट अपनी अच्छी रखेगा, एक्सरसाइज वगैरह उसके लाइफस्टाइल में इंक्लूड होगा, और कोई भी सब्सटेंस का यूज़ नहीं करता होगा जैसे ड्रग्स, अल्कोहल। तो उसका अगर लाइफस्टाइल ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी हेल्थ प्रमोट होगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ सर्विसेज। जितनी जल्दी अपने को ईजिली सर्विस मिल जाती है हेल्थ की, तो अपना जो इंसान है अगर उसको मान लो कुछ भी हुआ और जितनी जल्दी उसको ये डिजीज़ ठीक करने के लिए हेल्थ सर्विस मिल गई, कोई भी छोटा क्लिनिक मिल गया या हॉस्पिटल्स अवेलेबल है उसके आसपास नियर बाय, तो जितनी जल्दी सर्विस मिलेगी उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। वही जैसे लोग कई दूर दूर रहते हैं गांव में, तो वहाँ पे हेल्थ सर्विस मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में डिजीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हेल्थ सर्विसेज होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर अपने आसपास जितनी ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज है तो अपने उतना जल्दी बीमारी से बच सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हमें एक तो हेल्थ सर्विस ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए कम्युनिटी लेवल तक, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन उसके अंदर जरूर इंक्लूड होना चाहिए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ये भी एक फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है।
तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर मेनली जो है वो इकोनॉमिक की अगर बात करूँ तो वो मनी से, अगर इंसान के पास आज पैसा है तो वो इजीली बेटर हेल्थ सर्विसेज ले सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन ले सकता है, अच्छे घर में रह सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो मेनली इसमें मनी का है। मनी के बारे में आज के टाइम में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मनी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इंसान के पास मनी है तो वो इजीली हेल्थी लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में मेनली 3 तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। पहला है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करूँ तो जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स रहते हैं, तो ज़्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हमारे अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, तो इससे हमें डिजीज़ होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा वाटर, एयर, वेंटिलेशन, लाइट, फूड, सैनिटेशन। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट सही होगा इंसान का, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छा वेंटिलेशन, लाइटिंग, फूड, ये सब कुछ उसको मिलेगा तो वो अपनी हेल्थ ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आता है उसका सोशो कल्चर, मतलब उसका एनवायरनमेंट जो उसका कल्चर है वो अगर ठीक होगा, उसके रिचुअल्स बढ़िया होंगे तो ऑटोमेटिकली भी इंसान की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है सैनिटेशन का। तो सैनिटेशन का बेसिक सा मतलब है अपने आसपास सफाई रखना, अच्छी वो सुविधाएं हो जिसके थ्रू जो वेस्ट निकल रहा है घर से वो सारा एक्सक्रीट आउट हो, प्रॉपर तरीके से उसका हाइजीन मेंटेन हो, उस जगह पे ना रहे वो जहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं। देन आता है फूड हाइजीन। फूड हाइजीन जो टॉपिक है वो अपने न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, जो भी अपने फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और एज अ कंज्यूमर अपने उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो वहाँ तक आने तक फूड को कम्प्लीटली हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हाइजीन नहीं रहेगा तो जो हम फूड कंज्यूम करेंगे उससे ऑटोमेटिकली डिजीज़ क्रिएट होगी। तो इसमें सबसे पहला जो एक एक्ट आया था वो था PFA एक्ट, जो कि था बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि अडल्ट्रेशन को रोकना है। अडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट करना। जब खाने के अंदर मिलावट होती है तो उसको फूड अडल्ट्रेशन बोला जाता है। इसको रोकने के लिए एक्ट पारित हुआ था। इसके बाद जो फूड स्टोरेज होती है, फूड डिस्ट्रीब्यूशंस है, फूड कंजम्पशन है, फूड प्रोडक्शन, फूड प्रिजर्वेशन, ये सारे टॉपिक न्यूट्रिशंस में आते हैं। साथ में विटामिन्स का टॉपिक भी है, तो आप वहाँ से इसको इजीली समझ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बस फूड का हाइजीन मेंटेन करना है। नेक्स्ट साथ में साफ सफाई के रूप में अगर अपने डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सही तरीके से करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सैनिटेशन मेंटेन होगा, हाइजीन मेंटेन होगा और बंदा हेल्थी रहेगा। नेक्स्ट आता है डेड बॉडी का डिस्पोजल कैसे करते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इंडिया में। पहला है ब्रूरल, दूसरा है क्रीमेशन। ब्रूरल मतलब दबा देना, दूसरा है कि जला देना, जिसकी नॉर्मली करते ही हैं। क्रीमेशन जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है, डेड बॉडी जल जाती है, राख बन जाती है। ब्रूरल में क्या होता है, दबा दिया जाता है इंसान को। तो ये अपने अपने रिचुअल कल्चर्स के अकॉर्डिंग डेड बॉडी को डिस्पोज करते हैं। तो ये दूसरी यूनिट अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी यूनिट की बात की जाए तो ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है, एपिडेमोलॉजी। एपी का मतलब होता है अपॉन या अमंग, डेमो का मतलब होता है पीपल, लोग, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि लोगों की स्टडी करनी है उनके बीच में जाके। अब किस चीज़ की स्टडी करनी है, बेसिकली जो भी हेल्थ से रिलेटेड पैरामीटर्स है, हेल्थ के जो डेटर्मिनेंट्स थे उनके बारे में स्टडी करना, इट इज़ कॉल्ड एपिडेमोलॉजी। ये जो हेल्थ के डेटर्मिनेंट्स है, यानी कि किस वजह से बीमारी हो रही थी, उसके बारे में अपने स्टडी करते हैं और यही अपनी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं बेसिकली, जो सेकेंड यूनिट में पढ़ा है। तो ये एपिडेमोलॉजी का बेसिकली एम क्या है, तो मेनली इनका एम होता है कि डिजीज़ कैसे हो रही है उसको डिस्क्राइब करना, उसको आइडेंटिफाई करना कम्युनिटी में, उसको मैनेजमेंट करना, उसका डाटा क्या है, कितने लोग बीमार हैं, कौन सी एज के बीमार हैं। तो ये सारी बातें अपने एपिडेमोलॉजी में बेसिकली पढ़ते हैं। तो इसमें एक टर्म आती है वो है एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड। इससे क्वेश्चन हर साल ही आता है, मैक्सिमम चांसेस एपिडेमोलॉजी से अगर क्वेश्चन आए तो एपिडेमोलॉजी ट्रायड जरूर पूछता है। ट्रायड का मतलब होता है 3। तो इसमें 3 चीज़ें मेनली ध्यान रखनी है। पहला है एजेंट। एजेंट क्या होता है, जो बीमारी को कोज कर रहा है। जैसे कि एजेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब बैक्टीरिया, वायरस। फिजिकल एजेंट मतलब रेडिएशन, टेम्परेचर वगैरह।
केमिकल एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सब केमिकल्स, इन सब की वजह से अपने को डिजीज़ हो सकती है। फिर वो एजेंट्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपने सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं एनवायरनमेंट कैसा होता है। फिर आता है होस्ट। तो होस्ट वो होता है जिसको ये बीमारी होती है, जैसे एज अ ह्यूमन अपने को इनकी वजह से बीमारी होती है, तो होस्ट के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको डिजीज़ कोज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी। अगर होस्ट की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उसको जल्दी से कोई भी बायोलॉजिकल जो एजेंट है वो डिजीज़ नहीं कर पाएगा। वहीं अगर इम्यूनिटी वीक है तो ईजिली कोई भी पैथोजेंस उसको डिजीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट आता है एज। होस्ट की एज जितनी ज़्यादा होगी तो उतना कम उसकी इम्यून पावर हो जाती है ऑटोमेटिकली। देन आता है जेंडर। जेंडर में भी डिफरेंस होता है, कुछ बीमारियां मेल्स को ज़्यादा होती हैं, कुछ बीमारियां फीमेल्स को ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन। तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लेवल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी कि अपने डिजीज़ होने से पहले उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मेनली काम यही होता है डिजीज़ प्रिवेंशन में। तो इसमें 4 लेवल आते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमोडियल लेवल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमोडियल लेवल का मतलब है कि इंसान को अभी कोई बीमारी नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं प्रेजेंट, फिर भी अपने हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं ताकि उसको डिजीज़ ना हो आने वाले टाइम में, तो ऐसे करके अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइमरी। प्राइमरी लेवल ऑफ डिजीज प्रेजेंट। प्राइमरी का मतलब है कि रिस्क फैक्टर हैं अभी, लेकिन अगर अपने उसको हेल्थ प्रमोशन मतलब हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं, स्पेसिफिक उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, इम्यूनाइजेशन वगैरह करवाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, उसकी डिजीज नहीं क्रिएट हो, उसको बीमारी नहीं क्रिएट होगी। सेकेंडरी लेवल होता है जिसमें इंसान को डिजीज हो जाती है, तो उसको जितना जल्दी अपने डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो उतना वो रिवर्स हो जाएगी, बीमारी जल्दी ठीक हो सकता है, इस लेवल पे भी रोका जा सकता है। लेकिन टर्शरी लेवल अगर हो गया इंसान को तो उस बीमारी को रोका नहीं जा सकता। उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है बॉडी में, तो उसको फिर बंदे को रिहेबिलिटेट करवाना पड़ता है उसकी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी में लाने के लिए। तो ये सीरियस लेवल होता है डिजीज प्रिवेंशन। इसमें एक्चुअल में कोई डिजीज प्रिवेंट नहीं हो रही, बस इसको अपने रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, जबकि सेकेंडरी लेवल तक अपने डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देन है मेथड्स ऑफ एपिडेमोलॉजी। तो एपिडेमोलॉजी में जो मेथड्स है वो 2 तरीके के होते हैं, यानी कि जो स्टडी कर रहे हैं बीमारी की लोगों में जाकर, तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑब्जर्व करके या एक्सपेरिमेंट करके। ऑब्जर्वेशनल जो मेथड होता है, मतलब ऑब्जर्व करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ जाके ऑब्जर्व करना है लोगों को कम्युनिटीज़ में। तो इसमें क्या होता है, 2 तरीके के मेथड है, पहला है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब डिस्क्राइब करना है। क्या डिस्क्राइब करना है, टाइम, प्लेस, पर्सन, यानी कि कौन से टाइम में ये बीमारी हो रही है, कौन सी जगह पे ये बीमारी हो रही है, किन लोगों, कौन सी एज ग्रुप में ये बीमारी हो रही है। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसके थ्रू अपने डिजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आता है एनालिटिकल मेथड, जिसके अंदर कोहेरेंट स्टडी मेनली की जाती है। कोहेरेंट स्टडी के 2 टाइप है, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब आज कुछ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो कौन से डिजीज कोज करेंगे, तो इसके बारे में स्टडी करना, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना कि आज अगर बंदा ज़्यादा फैट खा रहा है, ज़्यादा ओबेसिटी उसको है, या कोई ऐसी डिजीज, ये सब चीज़ें हैं जो कि कोज करती है, अपने को पता है कि हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी आने वाले टाइम में, तो इनकी स्टडी करना इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव। एक आता है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, मतलब आज कुछ डिजीज है, जैसे किसी इंसान को लंग कैंसर है, तो अपने पास्ट में उसने क्या ऐसा खाया था, क्या ऐसा कंज्यूम किया जिसकी वजह से उसको लंग्स कैंसर हुआ, तो इस स्टडी को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। दोनों आती है कोहेरेंट स्टडी के अंदर। और ये एनालिसिस मेथड है, यहाँ पे सिर्फ अपने टाइम, प्लेस, पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपने एनालिसिस कर रहे हैं पास्ट में या फ्यूचर में, तो ये एनालिटिकल मेथड है। बस इसमें ऑब्जर्वेशन है, अपने कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। तो दूसरा मेथड आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट 2 तरीके से होता है, रैंडम और नॉन रैंडम मेथड। एक रैंडम तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे वैक्सीन वगैरह का होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, तो रैंडम तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, या फिर नॉन रैंडम, जैसे कम्युनिटी ट्रायल्स होते हैं, उसमें पता होता है कि ये कम्युनिटीज़ है, उसके हिसाब से अपने ट्रायल करते हैं। तो यहाँ तक अपनी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं 4थी यूनिट पे,